19 जो आर्टिकल है इसमें दो चीजें आपको है, 19(1), 19(1) और 19(2), दो चीजें आपको मिलेंगी। 19(1) में ना 6 आर्टिकल्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पहले 7 थे, कितने मिलेंगे? तो 6। और 19(2) जो है इसको रोकता है, इसके जो आर्टिकल्स है इसको युक्तियुक्त निर्बंधन बोलते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखो तो 19(2) में क्या है? युक्तियुक्त निर्बंधन कहने का मतलब है इसमें जो पावर मिलेगी ना, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी। एब्सोल्यूट मतलब ऐसा अनंत नहीं है, इसको ना समय समय पर रोका जा सकता है। बताऊंगा कौन कौन सा अधिकार है। पहले समझिए 19 में ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें दो प्रकार है, एक 19(1) और एक 19(2). तो 19(1) में आपको 6 अधिकार मिलेंगे, अभी देखेंगे, याद करेंगे। और 19(2) में बोलता है, 19(2) क्या बोलता है कि ये जो अधिकार है ये निर्बाध नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी अनंत नहीं है, इनको रोका जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले 19(1) के 6 आर्टिकल्स आपको क्रम से याद होने चाहिए, सीक्वेंस जमाने को दे देगा। तो देखो सबसे पहले देखो कैसे याद करोगे, ठीक। देखो 19(1) A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, देखो अब ABCD है, इसको याद करना है। 19(1) ABCD ऐसे करके ना, तो सुन लो पहले कैसे याद करोगे। तो देखो सबसे पहले देखो बोलने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? बोलने पहले तो वही आएगा क्योंकि यही आर्टिकल है। सबसे पहले क्या कहा है? किसकी स्वतंत्रता आएगी? बोलने की स्वतंत्रता। जब हम स्कूल जाते हैं ना जी, तो बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलोगे ना, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे तो क्या करोगे? बोलोगे। तो बोलोगे कहां पर? क्लासरूम में कि ऐसे ही रोड पर बड़बड़ाते जाते हो? नहीं ना। तो जहां क्लासरूम मतलब कहां पर? जहां पर लोग होंगे, सम्मेलन होगा, जहां पर लोगों की मतलब स्टूडेंट्स होंगे जहां पर, या फिर कैंटीन में बोलोगे। अरे बात कहां किससे करोगे? कैंटीन में, जहां पर सब लोग होंगे ग्रुप में। तो सम्मेलन आएगा दूसरा, सम्मेलन में बोलोगे। और जैसे ही बोलोगे लोग प्रभावित होंगे आपसे, सुनेंगे अरे हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, एकदम फेकोलॉजी बतिया रहे, एकदम मैं एकदम 12वीं में एकदम टॉप कर दी थी, है ना, वो मन नहीं किया इसलिए इस कॉलेज में आ गई पढ़ने के लिए, ऐसे बोलता है। देखना तो ठीक है, नहीं मिलता है कॉलेज वालों तो नहीं जा रहे थे। तो दूसरे पहले बोले, आप बोले, दूसरे कहां बोले? तो सम्मेलन, ठीक है, ग्रुप में बोले। और जैसे ही बोले तो लोग प्रभावित नहीं होंगे, आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। दोनों की मेजोरिटी, हाँ दोनों फेकोलॉजी है, दोनों सहेली बन जाएगी, है कि नहीं? तो फिर क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। देखते हो नहीं, महिला लोग का, लड़की लोग का ग्रुप हो जाता है, ऐसे बनता है नहीं? एक साथ फिर जाते हैं, एक साथ कैंटीन जाते हैं, एक साथ बाहर निकलते हैं, तो ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? समूह। तीन चीजें, पहले बोलना है, फिर सम्मेलन में बोलोगे, फिर क्या होगा? समूह बन जाएगा, समूह बनेगा। और समूह बनने के बाद पढ़ाई गया चूल्हे में, ठीक है। चलो ग्रुप बन गया ना, चलो आज बंक कर देते हैं, आज गैप कर देते हैं, चलो आज एक पिक्चर लगा है, हो गया कि नहीं? तो जैसे ही ग्रुप बना, कहा पढ़ाई क्या होता है? चौपड़। कोचिंग में तो ऐसे होता है, स्टार्टिंग में नहीं जाने रहते, और उसको जैसे ही जानते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के फिर अपना स्टडी करने के बहाने भागे रहते, इधर कहीं गार्डन तो कहीं पिक्चर, ठीक है, पढ़ाई गया। तो उसके बाद क्या घूमोगे? नहीं घूमोगे। तो चौथा पॉइंट क्या आएगा? घूमोगे, ठीक है। अब मान लो ऐसी जगह घूमने गए, एकदम कश्मीर चले गए, और इतना पसंद आ गया कि नहीं अब तो मैं यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगा, जाऊंगा ही नहीं, तो बस गए वहां पर, है कि नहीं? बस जाओगे कि नहीं? बस जाओगे। 5 हो गया, 5 हो गया। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस सबसे पहले क्या बोला आपने, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति। अरे वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब वही ना, बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता के बाद दूसरा क्या किए हो? सम्मेलन। क्या है? सम्मेलन था ना, ओके। और उसके सम्मेलन के बाद क्या बनेगा? समूह। की पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा हुआ, और जैसे ही समूह बना, ग्रुप बना, क्या हुआ जी? भागे, है ना,
कहां भागे? घूमने की स्वतंत्रता, है ना, आबाद रूप से पूरे भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता। ओके, उसके बाद ई, उसका क्या हो गया? अच्छा लगा जगह, क्या किए? अब वहीं रह गए, बसने की स्वतंत्रता। समझ आया? क्रम से क्रम तो तोड़ोगे थोड़े, है ना, क्रम याद रखना। सबसे पहले क्या हुआ? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने के बाद क्या होगा? सम्मेलन में ही बोलोगे ना, ऐसे भाषण कहीं नहीं दोगे। और सम्मेलन जैसे ही बोले तो लोग इंप्रेस होंगे आपसे, आपका ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समूह समिति बन गई। और जैसे ही ग्रुप बना तो फिर क्या होगा? आप घूमने निकल जाएंगे, और अच्छा लगा तो वहां रह जाएंगे। और रह जाओगे तो कैसे करोगे ये बताओ? और जब रहोगे तो भाई पेट भी तो कोई चीज होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कैसे खाओगे? पैसा नहीं कमाओगे क्या, है ना, पैसा नहीं कमाओगे तो अगला क्या हो जाएगा? क्योंकि पैसा जो घर से लेके गए तो सिरा जाएगा, सिराना समझते हो, खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? पैसा, है ना, ये संपत्ति बोल दो, संपत्ति का अधिकार, है ना। पैसा कमाएंगे, अब पैसा देखो, पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? वहां पर आपके पास एक ही विकल्प है ना, इधर से कटोरा लेके जा रहे हैं ना, है ना, काम आ जाएगा मान लो कहीं पर। अरे नौकरी तो मिलने से रहा, क्यों नहीं मिलने से रहा? क्योंकि कोचिंग में ग्रुप बना के भागे थे, याद करो, पढ़ने के समय में, या स्कूल या कॉलेज में भागे थे, तो जब पढ़ो नहीं हो तो नौकरी तो भूल जाओ। एक ही उपाय बचा आपके पास, क्या? बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय जी, व्यवसाय, वही करोगे ना तो अगला क्या हो जाएगा? व्यवसाय या व्यापार। देखो ना, एकदम क्रम से जमा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं होगा अगर आप ठीक से थोड़ा समझ लेते हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन वालों देखिए क्या बोल रहे हैं, याद भी करते चलें। पहले आप बोल लो, बोलने के बाद क्या करोगे? कहां बोलोगे? सम्मेलन। तो मैं थोड़ा डील कर देता हूं। सबसे पहले वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। देखो ना, यहीं पर देखिए तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति, यानी सिंपल सा क्या बोल दूं मैं? बोलने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता। क्लियर है ये? अब सुनिए, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब होता है सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता है। आप अभिव्यक्ति, देखो वाक्य ने बोलना और अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, तो आप कई माध्यम हो सकते हैं जिससे आप अभिव्यक्त कर सकते हो। अभिव्यक्त करने का माध्यम हो सकता है, ठीक है, या तो आप अपनी बात को बोल दो या इशारों में समझा दो, है ना, समझा सकते हो, या नहीं समझ में आ रहा तो पत्र लिख दो, ठीक है, और पत्र नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नहीं समझ में आ रहा तो टेलीग्राम कर दो, वैसे नहीं आ रहा तो ईमेल कर दो, ठीक है, उसे नहीं सर पेपर में लिखवा दो गुमशुदा ऐसे करके। तो आप बोलने का कई माध्यम हो सकता है ना, अपनी बात को कर सकते हो। तो देखो वो सारे माध्यम इसमें आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मीडिया की स्वतंत्रता किसमें है, अलग से तो है नहीं, तो आर्टिकल 19 में मीडिया की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ओके, तो किसकी स्वतंत्रता अंतर्निहित है ना, हाउ अंग्रेजी में प्रेस बोलते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। इंटरनेट के माध्यम बोलते हैं ना जी, फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, है ना, तो ये देखो इंटरनेट। और जैसे मैंने इंटरनेट कहा तो इंटरनेट से जुड़े सभी चीजें, सोशल मीडिया, ये मीडिया, फलाना मीडिया, सब इसी में आ जाएगा ना जी। तो इंटरनेट भी इसी में आता है। इंटरनेट यानी ये सब सबसे जल्दी, सबसे पहले यही देखना कितना वो होगा इंटरनेट। उसके अलावा बोलने की स्वतंत्रता है तो चुप रहने की भी है इसमें, साइलेंट राइट टू स्पीक। और सुनो तो देखो, एक बात बताते हैं आपको, समय कम है नहीं तो ना एग्जाम्पल देते क्या और बता। देखो फिर भी देखो क्या होता है, मान लो घर द्वार में है, आपका बिहाव हो जाए, ठीक है, महिला लोग देखो तो, और बिहाव होने के बाद क्या हो जाए, आपको कुछ बात बताना है, अभिव्यक्त करना है, और आप गुस्सा गए हो, है ना, गुस्सा गए हो। शादी क्या, शादी से पहले भी ऐसी हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं और अभिव्यक्त करना है तो या तो आप बोल दोगे, भड़ास निकाल दोगे, मगर महिला लोग जान रहे हैं, ठीक है, कि वैसे में सकेंगे नहीं हम लोग मारने पीटने को, है ना, अभिव्यक्त करने का बोल के भी मान लो कभी नहीं सकते तो मुंह फुला के बैठ जाते, आओ, है कि नहीं, मुंह फुला लेते हैं। और मुंह फुलाना भी क्या हुआ, अभिव्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया ना, समझ जाता है सामने वाला है गुस्सा गया है ऐसे करके, गुस्सा गई है,
नहीं हो गया जी? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, इधर मुंह फुलाए बैठे हैं। क्या होगा जी? इधर मुंह फुलाए, ज्यादा हो गया तो 2 ठो ऐसे ऐसे चुबा देंगे वो मोती। और चुप है कि नहीं? अब पता चल रहा है सामने वाले को, क्या पता चल रहा है कि अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं? गुस्सा है, नाराज है, नहीं पता चल रहा है। तो चुप रहना भी क्या है? आपकी अभिव्यक्ति है कि नहीं है ना? समझ पा रहे हैं ना? अब महिला लोग ज्यादा उपयोग करोगे, ठीक है इसका। चुप रहने में ज्यादा पता चलता है, जो नहीं सोचते वो भी सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये चुप रहना भी क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इसलिए ये भी है इसमें। क्लियर है? तो राइट टू साइलेंट भी मिल जाएगा। तो ये सारे की चीजें किसमें आ जाएंगी? वाक्य में, अभिव्यक्ति में। मगर ध्यान दें, समझे, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि 19.1 और 19.2 है, तो 19.2 भी यहां पर इंप्लीमेंट होगा। सुनिए 19.2, देखो आप 19.2 में युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, आप बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली देने लगे, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसमें बोलिए, आलोचना कीजिए, मगर गाली मत दीजिए, अपनी भाषा शालीनता को बनाए रखिए, ठीक है। जिसमें कुछ आपका एब्सोल्यूट ना हो गया, कुछ रोका गया। मैं एक अलग से बताता हूँ, देखो तो एक साथ बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं और आपके बोलने की वजह से हमारे विदेशी जो देश है, जो हमारे मित्र मुल्क हैं, उनसे हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो आपको रोका जाएगा, ठीक है, रोका जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार है और आप बोले जा रहे हो अमेरिका को, बोले जा रहे हो फ्रांस को, और हमारा इससे रिलेशन खराब हो रहा है, ठीक है, तो आपको रोकेंगे, ठीक है। आप ऐसे मत समझो कि आप ही को बात कर रहा हूं, इसमें पूरा देश आता है। जैसे मान लो राहुल गांधी के बोल दिए, या फिर कोई और मंत्री लोग हो गए, कोई और नेता लोग हो गए, उन लोग बोलेंगे संबंध खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना, उनको भी रोका जा सकता है। अगर ज्यादा, अगर आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। इसको रोक कैसे सकते हैं? तो मित्र मुल्क के साथ अगर संबंध खराब होंगे, संबंध खराब होने की स्थिति आएगी, तो आपके बोलने की स्वतंत्रता को रोक लिया जाएगा। दूसरा देखें, कब रोक सकते हैं? ठीक है, यदि देखिए न्यायपालिका के, एक मैं बात बताऊं, न्यायपालिका के जजमेंट पे, ठीक है, जो जजमेंट दिया है उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। आप उसकी आलोचना जो है आप सही तरीके से कीजिए, आप उसके जजमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर न्यायपालिका को आप उसके साख पर उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि ये वकील ये गंदा है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो न्यायपालिका अपनी अवमानना मतलब होता है बेइज्जती, ठीक है। तो अगर न्यायपालिका की बेइज्जती करते हैं आप, न्यायपालिका की अवमानना करते हैं आप, तो आपको क्या हो सकता है? आपकी बोलने की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। क्लियर है? तीसरा देखिए, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य और कदाचार, नैतिकता, कदाचार, सदाचार, ठीक है। देखिए तो लोक व्यवस्था, देखिए पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो बोलने की स्वतंत्रता में साथ साथ क्या आ जाएगा? तो देखो स्पीकर भी तो आ जाएंगे ना जी, स्पीकर भी तो बोलने का माध्यम है ना, चौंका लगा कर हेलो हेलो बोलते हैं ना, स्पीकर आएगा कि नहीं आएगा बोलने की स्वतंत्रता? अब मान लीजिए आप जुलूस निकाल रहे हैं, पूरा रोड जाम कर दिया, पूरा आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो पुलिस लाठी मार के निकाल देगी आपको, ठीक है। इसलिए परमिशन लेना पड़ता है जुलूस निकालने में, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोक व्यवस्था अगर डिस्टर्ब हुई तो आपकी बोलने की स्वतंत्रता क्या कर लेंगे? छीन लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य, मान लो डीजे बजा रहे हो, है ना, डीजे वाले बाबू बेस बढ़ा दो, गाना बजा दो, वैसा वाला चल रहा है ना, और उधर हॉस्पिटल के बाजू से चल रहा है, हॉस्पिटल के बाजू से आपका जुलूस निकल रहा है, और बेचारा वहां डोकरा बैठा, उसका दिल धड़क रहा है, बजा बेस बढ़ा तो हो गया, तो नहीं जाएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में क्या करेंगे? इस पर रोका जा सकता है। क्लियर? तो भले बेबी को बेस पसंद है, मगर स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल के सामने पसंद नहीं आएगा। क्लियर है? वहां पर लाउडनेस कम करना पड़ेगा, है ना, बेस ज्यादा हुआ तो कई लोग मर सकते हैं भाई। उससे कदाचार, नैतिकता मतलब होती है मॉरलिटी। देखिए मिसबिहेव भी नहीं करना है, आपने बोलने की स्वतंत्रता का मिस यूज करके किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जैसे हार्म नहीं पहुंचाना, देखो कूट में आएगा तो बना लेना आप लोग, जैसे मान लो ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे भड़कता हो, जनता भड़क जाए, हिंसा हो, ठीक है, वैसा वाला भी आचरण नहीं करना है, भड़काना नहीं है किसी को,
ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आती है। इसके ये अगर हुआ तो 19(2) लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 19(2), याद है ना? 19(2) वही बता रहे, 19(2) इन परिस्थितियों में लगता है, इसको याद रखना। क्लियर है? तो पहला हो गया वाक्य व्यक्तिक स्वतंत्रता। सम्मेलन कर सकते हो, क्या कर सकते हो? दूसरे में क्या कर सकते हैं? सम्मेलन। तो सम्मेलन में याद रखिएगा, सम्मेलन कर सकते हो मगर शस्त्र विहीन। रहित, शस्त्र रहित मतलब बिना शस्त्रों के जुलूस निकाल सकते हो आप। जुलूस समझते हो ना? सम्मेलन कर सकते हो मतलब वही हुआ सम्मेलन, मतलब जुलूस निकाल सकते हो, रैली निकाल सकते हो, मगर उसमें आपका शस्त्र नहीं होना चाहिए। हथियार के बिना आप सम्मेलन कर सकते हो। क्लियर हुआ है ना? पता चले सम्मेलन बोले जुलूस निकाले को पूरा बैठ के धरना देख। हड़ताल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इसमें हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। सम्मेलन यानी जुलूस निकाल सकते हो, धरना दे सकते हो, ये अधिकार है आपका, इसीलिए देते हैं। देखना, ओके, परमिशन लेके देते हैं, पुलिस वाले भी नहीं रोक सकते उसको। मान लो आपका भी नौकरी नहीं आता तो आप धरना देने जाते, परमिशन लेते हैं, उनको देना पड़ता, और वो लोग जगह बताते हैं कि यहाँ पर आप धरना करो। क्लियर? देख लो, और लोग उन लोग रक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। ठीक है, हाँ, बस ऐसे हिंसा मत हो। और वही फिर देखना ना, कभी लाठी चार्ज करते हैं तो उन लोग रीजन देते हैं। क्या रीजन देंगे? वही 19(2) वाला। क्या देंगे कि कुछ इसमें से कुछ लोग जो थे, देखना अभी हुआ था रायपुर में, मदिरा पान सेवन किए हुए थे तथा उनके हाथों में लाठी और चाकू था, इसलिए मजबूरी में हमें लाठी चार्ज करना पड़ा। ऐसे करके बताते हैं, भले झूठ चाहे सच। होता है कि नहीं? अरे नहीं पढ़ते क्या न्यूज़पेपर? यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ ना तो पढ़े, तो वही आया था। पुलिस वाले बोले पुलिस के मारने का तो फोटो है, मगर उन लोग बता रहे हैं कि चाकू है, डंडा, उसका वीडियो कहाँ है? फोटो तो है ही नहीं। तो मगर ठीक है, चलो कोई नहीं, मगर बता रहे हैं आपको सम्मेलन कर सकते हो। और सम्मेलन कैसे होगा? शस्त्र रहित। ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते आप। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं। क्लियर है? हड़ताल समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए अभी तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मगर जब नौकरी लगेगा ना, आप ही लोग, ठीक है, हॉस्टल वार्डन बनोगे ना, तो फिर क्या करोगे? हमारा पैसा बढ़ाओ, ज्यादा मेहनत करवा रहे हो, और ऐसे करके जुलूस निकालो, धरना निकालो। पटवारी लोग भी कर रहे हैं, जानते हो नहीं? पटवारी लोग का नहीं जान रहे हो क्या? जानो थोड़ा सा, पटवारी लोग कर रहे हैं ना अभी, तो कर रहे हैं, वही हड़ताल नहीं कर सकते मगर वो लोग। ठीक है, हड़ताल किए, देखो थोड़ा सा दबाव में करना पड़ता है। हड़ताल कर दिए तो सरकार का पावर है कि वो निकाल सकती है उन लोगों को। ठीक है, मगर चुनावी वर्ष है ना, इसलिए निकालेंगे नहीं, समझाते हैं वैसे। तो आप लोग समझिए, हड़ताल नहीं कर सकते, ना करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? सम्मेलन करना है, शस्त्र रहित करना है। क्लियर? तीसरा क्या है? समूह या संघ या समिति बना सकते हैं। एक आप क्या बना सकते हैं? अपनी कमिटी बना सकते हैं, समूह बनाते हैं। जैसे देखो, सबसे बड़ी समिति अभी बता रहा हूँ भारत में है, वो जानते हो क्या? RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सुने हो क्या? बहुत फेमस है, बहुत बदनाम संस्था है ना? अरे नहीं सुने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अरे वही वो टोपी वाले वो है ना, जिसमें अटल बिहारी जी भी थे, आपके नितिन गडकरी जी भी थे, मोदी जी भी थे। तो ये जो संघ है, समूह बना सकते हो। ठीक है, कई लोग अपना अपना समूह बनाते हैं, दुर्गा समिति बनता है, ठीक है, गणेश समिति बनता है, तो समूह और सम्मेलन समिति बना सकते हो। मगर इसमें देखिए, बनाने का अधिकार है, तो इसका मतलब कुछ भी मत बना, आतंकवादी संगठन मत बनाने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाना है। ठीक, तो ये समूह समिति बना सकते हो, मगर ऐसा समूह नहीं बनेगा जो देश के लिए हानिकारक है। ओके, उसके बाद देखो, मैं बताऊं, बेरोजगारी संघ, ठीक है, शिक्षक संघ, हॉस्टल वार्डन का संघ बनेगा, देखना। ठीक है, पुलिस संघ वैसे बनता है। ठीक, उसके देखो, घूमने की स्वतंत्रता है, तो घूमने की स्वतंत्रता डी में है, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो आबाद रूप से। इसमें भी युक्त निर्बंधन है ना, 19(2) भी साथ साथ बताते चलता हूँ। अब घूमने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं राष्ट्रपति घर में जाके बैठ गए, नहीं, मेरा घूमने का अधिकार, राष्ट्रपति घर में घूमा, उसके बेडरूम जाके बैठ गए, यहाँ कुर्सी लगा के मैं घूमने आया, भगा देगा, है कि नहीं? घूमने की स्वतंत्रता है, मर्यादा में है, पब्लिक प्लेस में घूम सकते हो आप। ठीक है, तो घूमने की स्वतंत्रता का कहने का मतलब है, इसमें भी युक्ति निर्बंधन लगा सकते हैं, जहां पर मनाही है वहां पर रुकना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसी घर में नहीं घुस जाओगे। ओके ना, तो घूमने की स्वतंत्रता इसमें है। उसके साथ साथ क्या है? बसने की स्वतंत्रता है, वहां पर निवास कर सकते हो। राष्ट्रपति जी घर में चल बोल देना, यहीं रहूंगा मैं, बेडरूम मेरा है, तो अपनी लिमिट्स में है ना, 19(2) लगेगा ही। ठीक, तो बसने की स्वतंत्रता है, रहने की, कई लोग होते हैं ना, अन्यथा ले लेते हैं, अन्यथा समझ रहे हो, है ना, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। बोले सर इसमें तो आप बताए हो रहने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, यहीं आके बिस्तर उस्तर ले आए, चलो अब यहीं रहेंगे,
तो वैसा नहीं है, 19(2) भी साथ में पढ़िए कि साथ साथ क्या होगा, आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, जहां रहने की स्वतंत्रता बसने की है वहां रहिए ना, ठीक है। साथ साथ देखो ये F, ये वाला थोड़ा देखो, पैसे अर्जन करने का स्वतंत्रता किसका है, संपत्ति का अधिकार है ना। और मैं बता चुका हूं ये संपत्ति का अधिकार कहां गया, कल ही बताया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 करके इसको कहां भेज दिए हैं, भाग 12 के आर्टिकल 300A में चला गया है, ठीक है। या इसीलिए मैंने ग्रीन से लिखा है इसे, ये अब यहां पर नहीं है, पहले था, ये समाप्त हो गया है कब, 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके समाप्त किया है, अब ये यहां पर नहीं, क्लियर। और लास्ट में क्या है, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है 19 के तहत, क्लियर। कोई भी चाहो तो व्यापार कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो। यहीं पर 19(2) भी देख लो, व्यापार और व्यवसाय तो बोल रहे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि गांजा बेचना चालू कर दो आप, ठीक है, गांजा ले लो 1 रुपया किलो, 2 रुपया, 50 रुपया किलो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो व्यापार और व्यवसाय करें, मगर जो नियम है, जो कानून, उसके तहत कीजिए, ठीक है। तो व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, ये पूरी स्वतंत्रता 19 में, ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ थोड़ा सुनो ना, इसमें याद ये भी रखना है, पुलिस जो है सबसे पहले आपातकाल लगता है ना, आपातकाल इमरजेंसी समझते हैं, तो इमरजेंसी में सबसे पहले कोई आर्टिकल समाप्त होता है वो 19, सबसे पहले इमरजेंसी में कौन सा समाप्त होगा, 19। और 19 जो है ठीक है, सबसे ज्यादा मिसयूज, ठीक है। देखो इमरजेंसी अगर हो गया, इमरजेंसी मतलब आपातकाल लग गया देश में, तो सबसे पहले समाप्त होने वाला आर्टिकल कौन सा है, 19। और ये कहां लिखा गया है, तो आर्टिकल 358 में लिखा है, कहां लिखा है, आर्टिकल 358 358 में लिखा हुआ है, ठीक है, बन जाएगा, तो ये समाप्त होता है। उसके बाद 20 और 21 जानते हो कभी समाप्त नहीं होता, चाहे कुछ हो जाए, है ना, बताया था ना, 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता। तो ये हमारा 19 हमारा समाप्त हो गया, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ ले। आगे बढ़े, ठीक है। 20 देखो तो, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात कही गई है, किसमें, आपका 20 में। अब इसमें क्या है, तो सुनो, इसमें आर्टिकल 3 में 20(1), 20(2) और 20(3), 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। देखो 20(1) क्या लिखा है, सॉरी 20(1), ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ है उससे संरक्षण, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही के, स्वयं के गवाही से संरक्षण, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स कौन कौन से, 20(1), 20(2) और 20(3), ठीक है। भूत लक्षित कानून से संरक्षण पहला, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से हमारा प्रोटेक्शन है, साथ साथ दोहरे दंड से डबल जो आपका प्रिजनर है उससे संरक्षण है, और स्वयं के विरुद्ध अगर गवाही के लिए बाध्य किया जा रहा है उससे भी संरक्षण, ठीक, समझ लो इसको। चलिए देखिए, देखो भूत लक्षित की बात करें तो देखो 2 प्रकार के कानून होते हैं, ठीक है। एक कानून होता है आपका भूत लक्षित, एक वर्तमान लक्षित। देखो एग्जांपल समझा देता हूं पहले, फिर इस पे आते हैं, छोड़ो उसको। देखो पहले आप समझो कि एक कानून नहीं बना है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, ओके। एग्जांपल दे देते हैं, चलो क्या देते हैं, ठीक। देखो एक ऐसे समझो,
मान लीजिए आप ऐसा गुटखा खाते हो, गुटखा समझते हैं, जुबा केसरी, तो जुबा केसरी खाते हैं, ठीक है, और कहीं भी जुबा केसरी कर दे रहे हो, थूक दे रहे हो, सबको एकदम भगवा कलर में केसरी कर दे रहे हो ना। अब करने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी ऑफिस हो गया, कोचिंग हो गया, घर हो गया, सब जगह वही हाल है। सरकार परेशान हो गई, ठीक है, एक ही कलर हो जा रहा है सब, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, सरकार का दिमाग खराब, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? सरकार ने एक कानून बनाया, ठीक है, आप रोज खाते थे, सरकार ने एक कानून बनाया कि देखो आज जो डेट है, ठीक है, इस जैसे फलाना मान लो 15 अगस्त 1947 से आज, तो आज की डेट से अगर जो भी खाएगा उसको 2 साल की सजा होगी। कितनी साल की सजा होगी? 2 साल, और मारबो करेंगे, और ठीक है, 2-2 कोड़ा मारेंगे। उसके बाद पता चल गया, अब उसके बाद आज 15 अगस्त था ना, अब 15 अगस्त के बाद 16 आएगा, तो 16 अगस्त को अगर आप खाए तो अब क्या होगा? आप जेल जाओगे। कहां जाओगे? जेल जाओगे, समझ गए? मगर ध्यान रखिएगा, इस 16 अगस्त को आपको इस नाम से जेल नहीं भेजा जाएगा कि आपने 14 अगस्त को खाया था। समझ पा रहे हो? मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी पहले आपने खाया था तब तो सजा नहीं था। कानून कब बना है? 15 अगस्त को बना है, ठीक है, बना है ना जी। कानून कब बना? 15 अगस्त को बना। तो 15 अगस्त को बना, तो उसके बाद अगर आपने गुनाह किया तब आप जेल जाएंगे, और उससे पहले जो भी आपने किया उसके लिए माफी है, ठीक है, वो बच गए। तो वही कह रहा है कि अगर भूतकाल में अगर कोई आपने काम किया है जिसके लिए सजा का प्रावधान नहीं था, ठीक है, और आगे हो गया है, तो वो क्या होगा? वो दंड नहीं माना जाएगा। यही से बचाता है आपको। पहले खाए थे ना, दबा के खा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे अरे पहले खाए थे ना, चलो जेल चलो, ऐसा नहीं होगा। यही कह रहा कि भूत लक्षित कानून से संरक्षण, यानी आपका जो कानून है भूतकाल में जाके आपको सजा नहीं दिलवाएगा। क्लियर है? यही है भूत लक्षित कानून से संरक्षण। अभी आया समझ में? ठीक है, ये हो चुका है। मैं प्रैक्टिकल अब एकदम रियल एग्जांपल ले लेता हूं आपको। जैसे सुना होगा आप लोगों ने 2012-13 के आसपास या 14 के आसपास, सॉरी, एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। सुने हो ऐसा? निर्भया कांड रेप केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था? कुछ नाबालिग लोग थे, बस में जा रही थी लड़की, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किए थे। उसमें से कुछ जो नाबालिग बच्चे थे ना, उनके लिए हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नाबालिग लोग अगर कैसे कुछ काम करते, 15-16 साल का लड़का था, 5-6 लोग थे एक्चुअली, तो कुछ लोग को सजा हो गई। एक ने फांसी लगा लिया जेल में ही। एक बालक बचा था, वो नाबालिग था, 15-16 साल का था, ठीक है, और उसमें वो शामिल था। तो जो नाबालिग होते हैं उनको ना सुधार गृह में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? सुधार गृह में। 2 साल तक सुधार गृह में रहता है, फिर छूट जाता है। वो छूट गया। अभी जब सरकार को पता चला, जब संज्ञान में आया कि यार ये तो गड़बड़ है, यहाँ पर 15-16 साल का लड़का लगभग वयस्क ही हो जाता है, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? चेंज किया 2018 में। क्या किया कि 12 साल अब दे दिया। क्या दे दिए? 12 साल के ऊपर का लड़का अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको सजा होगा। तो क्या ये सजा उस व्यक्ति पर जाएगा जो निर्भया कांड में फंसा था? क्या नहीं, ना, छूट गया, क्योंकि वो भूत लक्षित होता नहीं है। अभी आया समझ में? एकदम रियल एग्जांपल बता रहे आपको। वो जो लड़का तो जिसने दुर्व्यवहार किया था वो छूट गया, 2 साल सजा हुई, बाल सुधार गृह में रहा और वो आजाद हो गया। उस पर लागू हुआ क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, भूत लक्षित कानून मतलब वर्तमान में प्रचलित अगर कोई कानून है और उसके आधार पर आपने गुनाह किया है तो आपको सजा होगी। ये कुर्सी तोड़ने पर पहले दंड नहीं था, रोज देख रहा हूँ, रोज एक कुर्सी तोड़ दे रहे हो आप लोग, ठीक है, आज से नियम बना दिया 1000 रुपया फाइन, अब कल तोड़ के बताना। मगर ये कल इस नाम से मैं आपको सजा नहीं दूंगा या फाइन नहीं लगाऊंगा कि आपने परसों तोड़ा था। क्लियर है ना? यही है कानून, समझ गए? ये आपका भूत लक्षित, बस इसको याद रखेंगे तो इससे बन जाएगा भूत लक्षित कानून से संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, दोहरे दंड यानी आपका एक बार गुनाह किए, एक बार सजा मिल गई, ठीक है, पुलिस वाले को मान लो गलती से एक झापड़ मार दिए थे, ठीक है, ऐसे कर मार दिए थे, पुलिस वाला धर के ले गया, 1 महीने तक जेल में रखा, जी भरते तक कूटा है आपको, सजा हो गया आपका पूरा, वापस आ गए, फिर किसी दिन चौक चौराहे टकरा गए, तू ही था ना मेरे को मारा था, चल फिर से चल, फिर से 1 महीने रखेगा, फिर मारेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक गुनाह आपने किया है तो उसकी एक ही बार सजा दी जाएगी, एक ही गुनाह के लिए बार बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बार बार उसी गुनाह के लिए आपने एक बार सजा मतलब गुनाह किया उसके लिए सजा भुगत ली, अब आप एकदम फ्री हो गए हो। ओके, तो यही कहता है, इसी से प्रोटेक्शन मिल जाता है, कौन सा? 20-2। ठीक है, एक गुनाह के लिए एक बार सजा दी जाएगी। ठीक है, दोहरा दंड 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा ना, एक ही गुनाह के लिए, दोहरे दंड से रक्षण। और 30 में क्या है?
आपको ना आपकी गवाही, खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे, है ना। गवाही होती है ना, गवाही, तो गवाही देने के लिए सबको बुलाते हैं। आपसे भी पूछेंगे कि क्या आपने ये गुनाह किया है, जुबा केसरी आप ही ने किया है, तो आप बोलोगे नहीं, तो छोड़ देंगे आप, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे, ये लिखा है 20:3 में। मगर ऐसा होता नहीं है, पुलिस वाले बहुत मारते हैं और बोलवा ही लेते हैं, ठीक है। मगर वो बोल रहा हूँ, आप लोग बोल देना हाँ हाँ मैंने किया है, और जाके मजिस्ट्रेट के सामने बोल देना कि नहीं किया मैं, है ना, झूठ बोल देना। मैं समझ रहे हो, अरे वो जो न्यायालय होता है ना वहां पर, और बोला है पुलिस वाले मार रहे थे तो बोल दिया, तो आपको इस संविधान में ये संरक्षण मिल जाएगा 20:3। क्या मिल जाएगा? स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप चाहो तो अपने खिलाफ दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते। पुलिस वाले थोड़ा दंडित करते हैं, मारते हैं, हाँ बोल देना है, बट न्यायालय में अगर आप फिर भी गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुलिस के अंदर जो कार्रवाई होती है इसको मानते नहीं, क्लियर है। तो ये है 20:3, 20:1, 20:2, 20:3। बताइए तो यहाँ पर कोई समस्या बन जाएगा। चलो, उसके बाद है 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता है? देह एवं प्राण की स्वतंत्रता। देखिए क्या किसकी स्वतंत्रता है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। गरिमापूर्ण जीवन जीने का कहने का मतलब है, ठीक है, डिग्निटी वाली लाइफ आप जी सकते हैं, ठीक है। सुनो तो, लो ना, बात देखना, कैसी स्वतंत्रता है? प्राण की और देह की, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्राण मतलब आपके जीवन जीने का मतलब आपको कोई मारेगा नहीं, उसकी स्वतंत्रता है आपको, पहला, ठीक है। तो जीवन कैसा होगा? तो जीवन कैसा होगा? तो सम्मान पूर्वक जीवन होगा, गरिमा पूर्वक जीवन होगा। जीवन तो जानवरों का भी होता है, कुत्तों का भी होता है, बिल्ली का भी होता है, सभी जानवरों का होता है। मगर क्या वैसा जीवन चाह रहे हैं क्या आप संविधान से? नहीं। कैसा जीवन चाहिए आपको? गरिमापूर्ण जीवन, है ना, डिग्निटी वाली लाइफ चाहिए। और डिग्निटी वाली लाइफ के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो सभी चीजें इसमें मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो देखो, शिक्षा तो अलग से है वैसे, ठीक, शिक्षा का अधिकार भी अलग से, तो शिक्षा छोड़, शिक्षा भी जोड़ लो। चलो, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो शिक्षित होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास आवास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान लो आप रोड में ऐसे ही पड़े रहोगे तो अच्छा लगेगा क्या, है ना। आवास होना चाहिए, तो आवास की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आपको पर्याप्त नींद लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। पर्याप्त नींद, है ना, राइट टू स्लीप। अगर आपको मान लो गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए ना भाई, पैसा आएगा तभी तो होगा ना, तो रोजगार की स्वतंत्रता होगी कि नहीं होगी? उसके मान लो गरिमापूर्ण जीवन चाहिए तो स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ तो। हेल्थ चाहिए ना, राइट टू हेल्थ, ठीक। तो राइट टू हेल्थ, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, अलग अलग समय पे लगभग 35-36 प्रकार बताए, मतलब अलग अलग 36 टाइप बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके अंदर आएगा। जैसे एक दो मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखो, आपको मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया है, ठीक है, तो जब बंदी रहोगे ना तो आपका कारावास में ना हथकड़ी लगाएंगे, हथकड़ी, है ना, पैर में भी बेड़ियां लगाते हैं, तो वो नहीं लगाना है। उस जो आपका गुनहगार है उसका भी अधिकार है, ठीक है। अरे जब वो बंद है तो हथकड़ी लगाने क्या मतलब? तो जैसे ही कारागार में लेके जाते हैं तो हथकड़ी लगाने से रोक का अधिकार भी इसके अंदर आता है। ये सब चीजें हैं। स्वास्थ्य, अगर मान लो आप स्वास्थ्य आपका खराब है और आपके भारत में इलाज नहीं हो रहा है तो आप विदेश जाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो चाह रहे हो तो विदेश बाहर जा सकते हो, तो विदेश जाने का अधिकार, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसका अधिकार? विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंदर 21 के अंदर आता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सोने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ठीक, ये सारी चीजें इसमें आती है। और बहुत सारे बोले ना 36 सारी चीजें, 3600, ठीक। तो एक बार आप पढ़ें, जैसे जैसे कारावास में बेड़ियां,
कारावास में बेड़ियां लगाने से रोक, ऐसे भी पूछ सकता है। कारावास में बेड़ियां होती है ना, हथकड़ी हो गया, बेड़ी हो गया, उसको लगाने से रोका जा सकता है। साथ साथ एक और देखो, जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको फांसी की सजा हुई है और फांसी की सजा में लेट हो रहा है, तो फांसी की सजा में विलंब से का भी अधिकार है ना। अरे मान लो फांसी की सजा हुई है, 4 बजे होना था, डरा रहे हो रहे, 4 बजे हो रहा, दिल धड़क रहा है, ठीक है, एकदम हो रहा ना, और लेट हो रहा है, और लेट हो रहा है, तो फांसी की सजा में लेट से रोक। और सुनिए और भी क्या अधिकार है, ऐसे ही सुन लो। जैसे कारावास में हो और अकेले हो ना, तो कारावास में अकेले रहने से के अगेंस्ट भी अधिकार है, अकेले नहीं रहने देंगे आपको, डर लगता है ना, तो अकेले रहने से भी अधिकार है, कोई ना कोई मान लो साथ देने वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो कारावास में अकेले रहने के विरुद्ध अधिकार, फांसी के को लेट होने के विरुद्ध अधिकार, ऐसे सारे अधिकार, तो बहुत सारे अधिकार, बोला 36 अधिकार है। आप मेन काम का जानिए। शिक्षा का अधिकार, अच्छी लाइफ के लिए शिक्षा जरूरी है, आवास जरूरी है, रोजगार जरूरी है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या स्वास्थ्य जरूरी है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, 21 में आ जाएंगे। ओके, बन जाएगा। एक चीज इसमें याद रखना है, शिक्षा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि नहीं, इसीलिए इसको अलग कर दिए 21 को, ठीक है। और कब क्या कर दिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, शिक्षा का अधिकार, इसको अलग कर दिए। शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, 21 क में है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा है, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2000 से जुड़ा है, ठीक है। अब सुनो, इसके साथ साथ इसमें क्या है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जुड़वाया था। देखो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कोई भी बच्चा 6 से जो 14 साल का है उसको कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, निशुल्क और कैसी है, कंपलसरी, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये बताया था। इसके लिए देखो ये तो अधिकार हो गया, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बनेगा ना। कानून बना था शिक्षा का अधिकार कानून 2009, कानून कब बना था, 2009। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 बना था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब तब से लेकर अभी तक बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाता है 6 से लेकर 14 साल तो कैसा होता है, फ्री होता है, और कैसा होता है, कंपलसरी होता है। कब से कब तक के बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल, ठीक है, बन जाएगा। तो 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। उसको हाँ केयर कर रहा है, अलग अलग उसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बालक बोलते हैं उसको, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो वो जो है ना उसके लिए अलग से व्यवस्था है, अलग से स्कूल्स है, उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं मेंटल स्थिति को देख के, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो पूछे हो तो बता देता हूँ। देखो एक होता है आपका शिक्षण, आपका आईक्यू समझ लीजिए, ठीक है, आईक्यू बोल दो। शिक्षण वो बोलते हैं जिसकी 50, ठीक है, 50 या 60 या इससे कम है, लेस देन इससे, ठीक है, इसको स्कूल भेजा नहीं जा सकता है, इसको ना घर में केयर कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल में या फिर और कहीं भी जाके, ये स्कूल जाने लायक बच्चा नहीं, ओके। तो इसके आधार में टर्म ने दिया था इसको, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा कभी मान लो आएगा ना तो मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो 60 से जो 70 के बीच में रहते हैं ना, ये लोग को जो है उस स्कूल में ही शिक्षा देंगे। उसका ये भी कमजोर बालक है ना, जिसकी आप बात करो ये नहीं है, अगर इसकी बात कर रहे हो ना जो मानसिक ज्यादा खराब है तो ये हो गया, ये फिर स्कूल नहीं जाएंगे। और जो थोड़ा कम वाले हैं इसको स्कूल जाके इनको अलग से व्यवस्था करके ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और 70 से ऊपर वाले तो कमजोर बालक हैं, और 80 से ऊपर वाले समान आ जाएंगे, आप लोग आ जाओगे 80 से 100 के बीच में आप लोग 130-40, अच्छा मतलब मानक 75 से लेकर 110 इतने बच्चे आपको मिलेंगे।
और फिर उससे उधर 120 से प्लस हो रहा है ना, तो प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली मतलब बहुत होशियार बच्चा लोग, ठीक है। और ये 70 से कम मतलब गधा। और 50 वाले को जो है आपको क्या करना है, घर में केयर करना है, हॉस्पिटल में ले जाना है, वो स्कूल जाने लायक नहीं, ठीक है। इस तरह से तो 6 से 14 साल तक बच्चों को क्या करना है, आपको शिक्षा देनी है, ठीक है। बन जाएगा। तो ये होगा 20, 21, लास्ट देखे तो 22, ठीक है। 21 को देखो ये लिखा है, ठीक, पहले ही बता दिया था। 21 को में गए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 86 संविधान 2002। लास्ट देखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, 22(1), 22(2), 22(1) और 22(2). देखिए तो 22 में क्या लिखा है, कुछ दशा में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। किसके विरुद्ध? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध देखिए तो गिरफ्तारी में सबसे पहले एक है सामान्य परिस्थितियों में। ध्यान सुनो, तौरे लिख लेना बाद में। पहला क्या है, सामान्य परिस्थितियों में, और दूसरा क्या हो जाएगा, विशेष परिस्थितियों में। यदि मान लीजिए आपने सामान्य अपराध किया है, सामान्य अपराध चोरी ओरी सामान्य नहीं होता, वो सब परिस्थितियों में आपसे क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार किया जाएगा। और दूसरा एक विशेष स्पेशल कंडीशन होता है, जब आपने बहुत बड़ा अपराध किया। बहुत बड़ा अपराध यहाँ पर कहने का मतलब है जब आप आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जब देश को तोड़ने संबंधित बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने का प्लान बना रहे हैं, वैसे को इस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं निवारक निरोधक, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन। क्या बोलते हैं, निवारक निरोधक। क्या बोलते हैं, निवारक निरोधक। सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए, ठीक है, फिर लिखिएगा। इसको क्या बोला मैंने, सामान्य यानी जनरल। समझ गए ना, ऐसे अपराध कौन से हो जाएंगे। और ये बहुत भारी भारी, अब नहीं समझ में आता तो पूछ लेना कि इसमें निवारक निरोधक का मतलब क्या हुआ। देखो पहले मतलब बात बताऊं, पहले समझो इसके अंदर कौन आएंगे। इसके अंदर कौन से व्यक्ति आएंगे, तो वो व्यक्ति जो बहुत बड़े अपराध में संलिप्त है, ठीक है। जैसे कि आतंकवादी गतिविधियां हो गया, बहुत सारे लोगों को मारने की साजिश हो गई, साथ साथ आपका देश को तोड़ने संबंधी साजिश हो गई, ठीक है। ये सारी गतिविधियां किसमें आ जाएंगी, या देश को अन्य तरीके से क्षति पहुंचाने संबंधित गतिविधियां हो गई, ये सब किसमें आएंगे, निवारक निरोधक। निवारक निरोधक का मतलब होता है, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन का मतलब होता है किसी को सुनवाई के बिना ही पकड़ कर रखना, निवारक निरोधक कहलाता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। ये देखो साधारण में, सामान्य में क्या है, सामान्य में क्या है, आपको सबसे पहले गिरफ्तार करेंगे ना, तो गिरफ्तार करेंगे, देखो ये गिरफ्तारी तो चल रहा है ना, तो गिरफ्तारी का कारण बताएंगे। क्या बताएंगे, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा आपको कि गिरफ्तार क्यों किए हैं, ओके। दूसरा देखो, गिरफ्तार करेंगे ना तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है भाई। देखो तो आप अपने लिए देख लो क्या कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार किए ना तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ओके। उसके पुलिस वाले ज्यादा ना 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकते लोग। और आपको वकील रखने का अधिकार भी दिया जाएगा। क्या करेगा वकील, क्या करा जाएगा, वकील रखने का अधिकार भी दिया जाएगा। अब सुनिए तो यहीं पर निवारक निरोधक में, ठीक है। मैं बोला गिरफ्तारी कारण, यहां पर गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा जरूरी इसका मीनिंग बता रहे हैं निवारक निरोधक का। इसमें कितने दिन के अंदर, 24 घंटे। इसमें 2 महीने तक पकड़ के बैठाए रहेंगे, कारण भी नहीं बताएंगे, बोले ना, यही मतलब हुआ बिना सुनवाई को के आपको 2 महीने तक यानी लंबे समय तक क्या करे, आपको निरुद्ध करके यानी प्रिवेंशन डिटेंशन में डाल के, गिरफ्तार करके समझ लो, ऐसे समझ जाओगे, हिंदी ज्यादा हो जा रहा है, तो गिरफ्तार करके आपको रखा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निवारक निरोधक। इसमें क्या बोलते हैं इसको, बिना सुनवाई के, बिना सुनवाई के गिरफ्तारी। इसमें बिना सुनवाई के गिरफ्तारी कितने घंटे तक है, देखो तो। अरे नहीं समझ पा रहे, रुको मत लिखो ना, रुको ना, मैं क्या बोल रहा हूं, पुलिस वाले गिरफ्तार किए, कितने घंटे के अंदर आपको न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, 24। तो जब न्यायालय आप जाएंगे तो आपकी सुनवाई होगी ना, आपका वकील आपका पक्ष रखेगा,
रखेगा, और पुलिस वाले अपना पक्ष रखेंगे, यानी सुनवाई तो होगा ही 24 घंटे के। मैं क्या बोल रहा हूँ, निवारक निरोधक में आपकी सुनवाई नहीं होगी। कितने दिन तक नहीं होगी? बहुत पहले था 6-6 महीने था, अब कम हुआ है 2-2 महीने, 1-1 महीने, तो 2 महीने 6 महीने यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी, आप अंदर पड़े रहोगे। इसका मतलब ये होता है बिना सुनवाई को आपको गिरफ्तार करके रखेंगे लंबे समय तक, क्योंकि आप बड़े केस में हो ना, आपका क्या चल रहा है, ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो याद रखिए, निवारक निरोधक इसके लिए अलग कानून है, बड़ी बड़ी गतिविधियां हैं, ठीक है। इसके लिए कानून बना था प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एक्ट 1956, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, ठीक है। अभी सुनो ना, पोटा सुने, देखो बहुत सारी चीजें, टाडा, टाडा मत लिखना इसको, बस सुने रहो बस। पोटा काम का नहीं है, कुछ ज्यादा ही बता दे। देखो ये जो टाडा सुन ले, टाडा है ना, तो ये जो टाडा है ना, टाडा, ये जो संजय दत्त है, संजय दत्त, संजय दत्त जानते हो ना, तो संजय दत्त के पास ना AK-56 मिला था उनके घर से, जब यहाँ मुंबई में बम ब्लास्ट हो रहा था। आतंकवादी गतिविधि हुआ कि नहीं हुआ? भले आप नहीं चला रहे थे, ठीक है, मगर आपके घर से निकला था। मुद्दा ये था कि आतंकवादी लोग कुछ जो थे ना, मित्र थे, उन्होंने बोला कि आप ना, आपके यहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है, आपकी पिताजी आपके लिए ना, आप सुरक्षा के लिए बंदूक रख लो, मान लो हमला हुआ तो कैसे करोगे? तो वो अपने डिक्की में भर के बंदूक लेके आए थे घर, और उन लोग का प्लान ये था ना कि हमारे पास जब बंदूक खत्म हो जाएगा ना, तो घर जाके बंदूक लाके फिर मारेंगे। बंदूक था कि नहीं था? समझ आए? ये जैसा मीडिया ने बताया वैसा मैं बता रहा हूँ, मगर सच्चाई जो है जानते होगे, ठीक है। अब AK-56 मिला, पकड़ाए, पुलिस वाले पकड़े, और आपके मिला कि नहीं मिला? कौन सा? ये वाला लगता है ना तो छूट जाता है, जैसे सलमान खान वाला है, इसमें लटक रहा है कि नहीं लटक रहा? 20 साल से चल रहा है, मगर क्या लगा था उसके ऊपर? टाडा लगा था, टेररिज्म एंड डिटेंशन एक्ट, है ना, टेररिज्म एक्ट लग गया था ये वाला है। और ये एक्ट लगा ना तो सीधा जेल होना तय है, जमानत भी नहीं होता है। 5 साल जेल थे, इतने बड़े आदमी, पैसा के कोई कमी नहीं, फिर भी 5 साल जेल में थे। कहाँ? येरवदा जेल, येरवदा जेल पूरे यहाँ पर गांधी जी थे जी, है ना, येरवदा जेल 1931 में गांधी जी वही बंद थे, तो वहां पुणे में ही वो जेल में 5 साल बंद थे। क्यों थे? क्योंकि उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगा था? टाडा लगा था, सुने होंगे टाडा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट है? यही वाला एक्ट है, निवारक निरोधक वाला। ये लग गया तो सीधे लंबे से जाओगे, बच के रहना। ड्रग्स, हाँ ड्रग्स, बड़े बड़े, ठीक है, ड्रग्स आ जाएगा, ठीक है, आपका इमोरल ट्रैफिकिंग आ जाएगा, ठीक है, जिस अनैतिक व्यापार होता है, जो ऑर्गन्स बेचते हैं वो सब आ जाएगा। बड़े बड़े एक्ट आ गए, छोटे मोटे किसी को झापड़ मार दिया ना, इधर आ जाए, ठीक है, चोरी उरी आ गया, ठीक है, रेप भी इसमें आ जाता है, बट इसमें बड़े बड़े चीजें आती है, ठीक है, मतलब बड़ी गतिविधियां जो देश को हार्म पहुंचा सकती है, इसमें मर्डर इसी में आ, हाँ इसमें, ठीक है। मर्डरे तो था ना, गाड़ी चढ़ा दिए हैं। ऐसे एग्जांपल देखो ना, सलमान खान क्या कर, उनका ड्राइवर है, समझ लो, अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है ना, तो बोल ही सकते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग में बोल दे रहे हैं। गाड़ी चढ़ा दिए, ब्रेकअप हुआ था, गाड़ी चढ़ा दिए फुटपाथ पे, मर गए कि नहीं मर गए? 2-3 लोग, है ना, मर गए ना, तो किसी में इसी में तो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ये वाला एक्ट लगा, जेल जाना तय है, जल्दी सुनवाई होता है, तुरंत, ठीक है, और जब तक सुनवाई होता है तब जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा मत समझना। बोले ना बिना सुनवाई के क्या है? गिरफ्तारी है। तो अगर ये लगा तो वैसे भी आप जेल में जाओगे। आपको बताएं, संजय दत्त, फिर से एग्जांपल देना पड़ रहा है, ये लड़का लोग बोलते होंगे सर क्या बता रहे हैं ऑनलाइन में, सुनो तो देखो, संजय दत्त ना अपनी 5 साल की सजा हुई, उसमें से ना 2 साल, लगभग 2 साल 18 महीने 2 साल वो ऑलरेडी काट चुके थे। कैसे काट चुके थे बताएं? क्या हुआ था इसमें? क्या होता है, बिना सुनाई गिरफ्तारी हो जाती है, तो गिरफ्तार रहोगे ही रहोगे, सजा हो गई ना तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हुआ है, ओके ना, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा। तो ये आपका कुछ चीजें इस तरह से। तो पहला क्या हो जाएगा, निवारक निरोधक, इसमें क्या होगा, गिरफ्तारी का कारण बताएंगे, 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करेंगे। और प्रस्तुत करेंगे इसका मतलब ये सुनिए, इसमें ना जो पुलिस का स्टेशन से लेकर न्यायालय लेने के बीच का जो टाइम है काउंट नहीं होगा। वो नहीं समझे? फिर समझा देते हैं। वो जो विकास दुबे जानते हो, विकास दुबे, जीप पलट गया है ना, महिंद्रा पलट गया था ना, नहीं जानते हो? सुनते नहीं हो क्या? यूपी में वो जाके अपना उज्जैन में महाकाल में समर्पण कर रहे थे, किए थे ना, तो यूपी पुलिस आई, वहां महाकाल से पकड़ के लेकर कहां जा रही थी? यूपी जा रही थी ना। 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करना है, तो प्रस्तुत करना है, तो मगर जो ट्रैवल का टाइम है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। चाहती तो एरोप्लेन से नहीं लेके चल देती यार, मगर उसको तो गाड़ी से ही लेके जाना है, ठीक है, पलटाना तो है ना। तो जब ट्रैवल का जो टाइम है ना वो काउंट नहीं होता है। क्लियर है? याद रखिएगा,
स्टेशन से लेकर जो न्यायालय के बीच का जो समय होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करना है। वकील रख सकते हो। यहाँ पर गिरफ्तारी कारण बताना जरूरी नहीं है, 24 घंटे की कोई लिमिट ही नहीं है, वकील रखने का अधिकार यहाँ भी, ठीक है। हाँ, वकील कैसे अपना पक्ष नहीं रखेगा क्या बेचारा, है ना। अरे अजमल कसाब, सुने अजमल कसाब, एक मात्र बच गया था। मुंबई हमला हुआ था 2007-8 में, है ना। तो उसमें जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, एक ही व्यक्ति बचा था जिंदा, अजमल कसाब। उसको रोज बिरयानी खिलाते थे और वो भी वकील, उसके लिए भी वकील रखे थे हम लोग, ओके। फिर भी फांसी हुआ उसको, ठीक है। तो यही एक्ट था। तो वकील रखने का अधिकार सबको होता है, ठीक है, सब रख सकते हैं, कोई इतना। ये 22 समाज समान बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें से 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं, 19 आपातकाल लगा और समाप्त, ठीक है। और बाकी सब ना राष्ट्रपति के बाद बोलने के बाद समाप्त होता है, ठीक है। देखो तो 23-24 है, 23 देखिए तो, ठीक है। क्या? हाँ, कोई सा भी टाइप का इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट ऑर्डर, और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी आपका राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है आपका आर्थिक, कोई से भी आपद, ठीक है। मतलब आपका राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ भी, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, हिंसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे सबसे ज्यादा मिसयूज होता है इसका, जैसे बता रहे, जैसे दंगा हो गया ना, समाप्त। मणिपुर में भी हिंसा चल रही है ना, तो ये समाप्त। इंटरनेट शटडाउन 19 खत्म हुआ ना, इंटरनेट शटडाउन मतलब जम्मू कश्मीर, जान रहे जम्मू कश्मीर, वहां तो 1-2 साल तक इंटरनेट नहीं था, शटडाउन हुआ, 19 समाप्त। 19 ना किसी भी इमरजेंसी में समाप्त, तुरंत समाप्त होता है, कुछ की जरूरत ही नहीं होती। एक ऑर्डर निकालना पड़ता है बस कलेक्टर को कि समाप्त कर रहे हैं, इंटरनेट बंद, ठीक है। ज्यादा होगा तो वो कॉल भी बंद करवा देगा, ठीक है। कॉल समझते हो, कॉल सब बंद हो जाता है, कॉल तक नहीं लगेगा। हिंसा होती है ना यूपी में, कहाँ हुई ना, इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी सब बंद, ठीक है। याद रखिएगा 19 कॉलिंग मतलब यार बोलने की स्वतंत्रता होता ना, बंद। तो ये हिंसा यहाँ कर लो दंगा, ठीक है, यहाँ बंद हो जाएगा, तो कलेक्टर तुरंत बंद करवा देगा, ओके। चलिए तो ठीक है, इसको लिख लो तो। चलिए देखो, इसमें देखो 23-24 अगला अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ठीक। शोषण में जान ही रहो, शोषण नहीं करना है। 23 इसमें है बालात श्रम। क्या है आपका? बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब होता है बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। एक दूसरा क्या होता है आपका? अनैतिक देह व्यापार, अनैतिक देह व्यापार। तीसरा क्या हो जाएगा? वेश्यावृत्ति। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? चलो देखो, और 24 बालाश्रम। 23 में क्या है? बालाश्रम यानी आपका बाउंडेड लेबर के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले होता था बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी समझ रहे हैं क्या होता है? जब ना किसी को काम करवा, जैसे चौथा छोड़ रहे थे, बेगारी। कौन सा? बेगारी, ठीक है। कौन सा प्रथा? बेगारी प्रथा। देखिए क्या होता है, बंधुआ मजदूरी कहने का मतलब है काम करवा लो बांध के, और उसकी पीढ़ी, उसकी दादा, उसके परदादा सब लोग काम करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बंधुआ मजदूरी, बांध कर काम करवाना, ठीक है। मतलब नहीं होता जैसे समझ लो अभी कटप्पा रहता ना तो उसको छुड़वाने चले जा रहे थे, ओके, समझ गए ना? इसको समझ जाओ। कटप्पा कौन था? कटप्पा था, वो था बंधुआ मजदूर था। कौन था? बंधुआ मजदूर, समझ गए? अभी
तो बंधुआ मजदूरी कहने का मतलब है मजदूर को बांध कर रखना, काम करवाना, उसको जाने ना देना, ठीक है, प्रॉपर पैसा ना देना, बंधुआ मजदूरी, ये प्रतिबंध, ये समाप्त हो चुका है। नहीं होगा समाप्त तो 23 में समाप्त करेंगे। अगर देखो अनैतिक देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, ये सब जो है समाप्त होगा। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अभी पुलिस वाले देखना कितना छत्तीसगढ़ में घूमते हैं, सबसे ज्यादा केस अभी आया था यही छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा चोर, गांव में देखना, जो गांव से रिलेट करते होंगे वो जान रहे होंगे, ठीक है, जो बैठ के गांव में हो गए ना जी, पढ़ रहे हो ऑनलाइन वाले सुनना, गांव में क्या होता है, बच्चा चोर का कहानी बहुत होता है। आते हैं महिला लोग, पुरुष लोग, वो बच्चा चोर लेके भाग जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं उस बच्चे का, ऑर्गन्स वगैरह को बेचते हैं, किडनी हो गया आपका, क्या हो गया, आंख हो गया उसका, और लीवर वगैरह सबको बेच देते हैं। तो ये जो अनैतिक देह व्यापार समझ रहे ना, ये भी सिवाय पिक्चर देखे हो ना, नहीं देखे तो सुन लो, ये जो देह व्यापार है इसको भी क्या करेंगे, ये प्रतिबंधित है, 23 के तहत किया गया है। इसीलिए देखना छत्तीसगढ़ में ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले बहुत घूमते रहते हैं, देखना अपने उसमें इनोवा में बहुत सारा अभी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने चमकाया छत्तीसगढ़ को, क्या कर रहे पुलिस वाले ऐसे करके, तो ये लोग फिर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। गांव में बहुत केस आता है बच्चा चोर का, तो वही देखो, वही जब क्या है, प्रतिबंधित, ठीक है, मौलिक अधिकार है ये। साथ में वेश्यावृत्ति हो गया, नैतिक देह व्यापार हो गया, ये सभी प्रतिबंधित। और लास्ट में आपका बेगारी। बेगारी क्या मतलब होता है, काम करवा लेना, उसके बदले पैसा न देना, उसको क्या बोलते हैं, बेगारी प्रथा। तो बेगारी प्रथा, नगर वधु प्रथा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये प्रतिबंधित। बेगारी मतलब काम के बदले पैसा ना देना, फ्री में फोकट काम करवा लो, पैसा मत दो, ये भी प्रतिबंधित है, 23 में लिखा है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार है आपका, बिना काम कर रहे हो पैसा लेना। अगर मान लो उन्हें कमिटमेंट किया कि अरे काम करो, मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो पैसा लेना, बेगारी कोई नहीं करवा सकता है, आपका फंडामेंटल राइट से। साथ साथ ये सारे बंधुआ मजदूरी नहीं करना है, देह व्यापार, अनैतिक व्यापार, ये सब प्रतिबंधित है। किसके तहत प्रतिबंधित है, तो आर्टिकल 23, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और लास्ट देखिए 24 में क्या है, कारखानों में देखिए 14 साल बाल श्रम प्रतिबंधित है ना। इसमें क्या प्रतिबंधित है, बाल श्रम। ज्यादा बड़ा नहीं है, आप ऐसे सीरियस वो मत लेना। बाल श्रम मतलब 14 साल तक के बच्चों को, कितने साल, 14 कारखानों व अन्य गतिविधियों में काम करवाना क्या है, प्रतिबंध लिखा हुआ है, प्रतिषेध है। इसको बस यही याद रखेगा, कितने साल तक के बच्चों की बात कर रहा है, 14 साल। 14 साल तक के बच्चों को आप कारखानों में या फिर अन्य कोई भी हानिकारक चीजों की गतिविधियों में आप शामिल नहीं कर सकते हो। कितने साल, 14 साल। 14 साल तक लिखा होगा। कई होटलों में, रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे तो सामने लिखा होगा यहाँ पर कोई बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है, लिखा रहता है। बोलते हैं ना, छोटू चाय दे, वो छोटू है, 14 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ये आप भी सुनिश्चित करें, और वो रेस्टोरेंट वाला तो करता ही है, ठीक है, उसको करना ही चाहिए। ओके, एक मिनट। समझ गए ना। मगर देखिए कई बार आपने देखा होगा सीरियल्स में, टीवी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, डांस में आते हैं, तो वो बाल श्रमिक नहीं कहलाते हैं, वो कला है, आर्ट है। डांस करना, एक्ट करना, वो सब क्या है, कला है। उसके लिए भी कानून बना हुआ है, ठीक है। कानून में कहा गया है कि ये सब कर सकते हैं वो लोग, अलाउ है, एक सीमा तक अलाउ है। साथ में अपना एजुकेशन भी वो साथ में रखेंगे। तो जो वो लोग ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं ना जहां पर उनको पास होने का कोई टेंशन नहीं रहता है, और जहां स्कूल में पढ़ते हैं ना उस स्कूल में यही सब करवाते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अरे छोटे छोटे लड़का लोग देखना ना कैसे मटक मटक नाचते रहते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग ना नाच पाएंगे। और गाना, नाचना और एक्टिंग, बालिका वधू नहीं देखे हो, वो भी तो छोटे छोटे हैं ना बच्चे लोग, बेचारे लोग। उन लोग का जीवन माता पिता ले रहते हैं, मगर वो कला है। वो क्या है, वो कला है, आर्ट है। उस सीमा तक करते हैं, एक समय होता है उतना ही करेंगे, उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे, खेलने का प्रॉपर समय रहता है, उसके लिए कानून है। तो वो बाल श्रमिक कहलाएंगे, बाल श्रमिक नहीं कहलाएंगे, कहने का मतलब क्लियर है। जैसे कोई बच्चा है अपने घर की गतिविधियों में, या माता पिता के, अगर मान लो कोई किराना दुकान है, अगर वहां हेल्प करता है तो उसको भी बाल श्रमिक नहीं कह लेंगे, क्लियर है। वहां समय दे सकता है पढ़ाई के बाद, मगर जो हानिकारक कारखाने वहां पर एकदम काम नहीं करे, चाहे अपने घर का काहे ना हो, ठीक है। तो याद रखेगा 14 साल। कितने लिमिट कितनी है, 14 साल। ये 23 और 24
बस आप हल्के में पढ़ लेना। 23 में क्या है, बालात श्रम यानी बधुआ मजदूरी, और 24 में क्या है, 14 साल तक के बच्चों को। अगर याद नहीं होगा तो देखो 24 का 4 पकड़ लेना और इसका 14 का 4 पकड़ लेना, ऐसे याद रहेगा आपको। 14 था 15 था, कंफ्यूजन होता है, तो 14 और 24, ठीक है, तो 24 में 14 आ जाएगा, बन जाएगा। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कल हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक। चलो देखो 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहां से कहां तक, 25। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही वाला है, ठीक है, यही पूछेगा तो कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो क्या क्या देख लिए हम लोग, पहले समानता का अधिकार देखे, फिर स्वतंत्रता का अधिकार देखे, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखे, और अभी देखने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके उसमें वार्डन वाले में, एक क्वेश्चन कहां से आया उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो तो इसमें क्या लिखा है, 25 इंपॉर्टेंट है ना, सुनना समझना बाद में लिखना। अंतःकरण, कंसाइज और धर्म के अबाध रूप से मानने का स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही तो लिखा है, यही इसका मतलब समझना है। अरे लाइन टू लाइन पकड़ते ना लाइन। धर्म के अंतःकरण, ये समझना है एक तो, कि और धर्म को अबाध रूप से मानना है ना, और आचरण करना और प्रचार करना, यही समझना है। तो देखो अंतःकरण सबसे ज्यादा यही, कंसाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है, धर्म का अंतःकरण मतलब मानना, वही मानना, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने दिल से मान सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, यही इसका मतलब है। आप जो आपको अच्छा लगता है वो धर्म अपनाइए, ठीक है, और जो धर्म नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों इसके में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मानना और न मानना, यानी इसको क्या बोलते हैं, धर्मांतरण। क्या बोलते हैं, धर्मांतरण। यानी आप चाहें तो कोई धर्म को मान सकते हैं और चाहे तो किसी धर्म में अपना धर्मांतरण करवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ध्यान दीजिएगा। आज आपको मान लीजिए अच्छा लगता है हिंदू धर्म, ठीक है, कल कोई और धर्म अच्छा लगता है तो भी ठीक है, कोई और धर्म से आप हिंदू धर्म में आना चाहे तो भी ठीक है, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, धर्मांतरण। मगर ध्यान दीजिएगा कि धर्मांतरण अपने मन से, अंतःकरण से होना चाहिए। अंतःकरण मतलब अपने अंदर, दिल से, ठीक है, किसी के दबाव में, किसी के लोभ में, किसी के प्रेशर में, डर में नहीं होना चाहिए। तो हमारा आर्टिकल 25 धर्म के मानने और धर्मांतरण करने का अधिकार तो देता है, मगर लोभ, प्रलोभन मतलब डर, दबाव में अगर कोई धर्मांतरण कराया गया तो वो क्या है, गैर कानूनी है और उससे सजा हो सकती है, होगी ही होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ये सब सीन चला है ना। पहले ना जो 80 का दशक था जो हमारा, उसमें हमारा जो सरगुजा संभाग है बहुत इससे प्रभावित रहा। एक व्यक्ति थे आपका दिलीप सिंह जुदेव, सुने होंगे आप लोग, अभी तो नहीं है, ठीक है। तो दिलीप सिंह जुदेव जी है ना, इन्होंने आंदोलन चलाया था धर्मांतरण रोकने के खिलाफ। हमारा जो सरगुजा बेल्ट है ना, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी जो लोग हैं उन्होंने पूरा बदल दिया। जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियों को थोड़ा सा लोभ देकर, ठीक है, थोड़ा सा लोभ देकर, डरा कर, दबा कर, नौकरी का, पैसे का, वो चेंज करवा दिए। तो हमारा पूरा सरगुजा बेल्ट आप देखोगे ना 50% क्रिश्चियन। जसपुर में पूरा देखे ना, ये कुनकुरी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है कुनकुरी ना। तो ये समझो ना इसको थोड़ा सा। तो ये जो है ये गैर कानूनी है, समझ पा रहे हैं। लोभ से, डर से, दबाव से, पैसे से नहीं करना है। अगर अंतःकरण यानी मन से अगर आप इच्छा करती है तो आप कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब समझ में आया है ना। उसके बाद क्या है, धर्म के अबाध रूप से मानना, भाई मानना, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अब सुनिए तो यहाँ पर क्या समझना है, आचरण और प्रचार प्रसार मतलब सिंपल सा मैं बोलूं, आप क्या कर सकते हो, उसको फैला सकते हो। आप मान तो सकते हो, साथ साथ में क्या कर सकते हो, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हो, जैसे देखो जो पंडित लोग होते हैं टीका लगाते हैं, एकदम लगाता नहीं, यहाँ भर भर के टीका लगाते हैं, ठीक है। मुस्लिम लोग टोपी भी पहनते हैं, ठीक है। जैन लोग और है, जैसे मान लीजिए रक्षा पहने हैं, कड़ा पहने हैं, तो महिलाएं सिंदूर लगाती है ना जी। ये सब क्या है, वो क्या कर रही है, टू शो अवर रिलीजन, अपनी रिलीजन को शो कर रही है, दिखा रही है। वो दिखा सकते हो आप लोग, कोई नहीं रोकेगा उसको, ओके, कोई नहीं रोकेगा। आप अपने दिखा सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ये अधिकार 25 दे रहा है,
ठीक है, ध्यान सुनिए, कर्नाटक में बुरखा वाला केस आया, सुनो तो सही, इतना हाईलाइट क्यों हो गया वो नहीं समझ रहे हो। कर्नाटक में क्या हुआ, हिजाब का मामला आया ना, हिजाब पहन के जा रही थी बच्चियां, कहाँ, स्कूल में जा रही थी ना, तो मामला आ गया, पेंडिंग हुआ, हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, वो अपने रिलीजन को शो कर रही थी कि नहीं कर रही थी, हिजाब उनके धर्म का पार्ट है, वो दिखा रही थी, क्या दिक्कत है। मगर यार देखिए, मुद्दा ये नहीं था कि आप दिखा रहे, मुद्दा ये था कि आप स्कूल में दिखा रहे हैं, और स्कूल चूंकि क्या होता है, वहां पर ड्रेस कोड होता है, तो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलिए, आप दिखाइए, पब्लिक प्लेस में पहनिए, कौन रोक रहा है, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो फिर सब लोग जैनी बाबा लोग, नागा बाबा आ जाएंगे स्कूल में, फिर कैसे करेंगे, स्कूल माहौल खराब नहीं हो जाएगा जी, बताओ। दिगंबर जानते हो ना, दिगंबर लोग, दिगंबर जैन बाबा लोग है ना, मान लो पंडित जी आ गए, पूरा एकदम पूरा रुद्राक्ष धारण कर लिया, धोती लगा लिया और एकदम पटकू लगा लिया, चलो स्कूल, माहौल खराब हुआ कि नहीं स्कूल का, स्कूल में एजुकेशन लेने आए, तो स्कूल का जो कंडक्ट है उसको मानना है। मगर पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहा हूं, वहां पर अपने धर्म को आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो, दिखा सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि आर्टिकल 25 आपको क्या देता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आचरण मतलब क्या होता है, आप अपने को शो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन आपको देखते हैं, पीएससी पूछा था, हमारे यहाँ जो पंजाबी लोग होते हैं, ठीक है, सिख लोग, ठीक है, सिख लोग 5 क धारण करते हैं, 5 क, वो 5 क किस अनुच्छेद उनको ये अनुमति देता है कि वो 5 क धारण करें। 5 क कहने का मतलब है, क मतलब कड़ा, हमेशा धारण करेंगे, देखना कड़ा, ठीक है। केश, केश उनका देखना ना, केस रहेगा, जिलेट पगड़ी पहनते हैं, केस हमेशा देखना, कंघा रखेंगे, कंघा, और कृपाण रखेंगे, कृपाण, कृपाण समझते हो, वो तलवार छोटा सा, ठीक है, कई लोग बड़ा रखते हैं, कोई छोटा रखते हैं, सिंबॉलिक रूप से, ठीक है। और लास्ट में अपना कच्छा, ठीक है, क्या पहनते हैं, कच्छा पहनते हैं ना, लंगोट पहनते हैं। तो ये 5 क धारण करते हैं सिख समुदाय, ये 5 क धारण करने का अधिकार किसके तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 25। देखो तो जी, कितना छोटा सा सिंबॉलिक रूप से भी है, मगर वो धारण करेंगे ही करेंगे, उनका धर्म लिखा है। वो बैंक भी जाते हैं तो धारण किए रहते हैं, सोच के देखो, जबकि बैंक में अलाउ है क्या, नहीं है ना। तो याद रखिएगा, ये सिख जो है, ये 5 क किस अनुच्छेद के तहत धारण करते हैं, तो 25। वैसे आपसे पूछ ले, हिंदू वाले आपका रक्षा सूत्र बांधते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, टीका ये लगाते हैं, मुस्लिम टोपी पहनते हैं, ये कौन अलाउ करता है, कौन अलाउ करता है, 25 अलाउ करता है, क्लियर है ना। ये अलाउ करता तभी तो हम कर रहे हैं, नहीं करता तो कोई भी रोक देता, ठीक है। हम साथ साथ जुलूस करते हैं, प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते, निकालते हैं, गणेश विसर्जन, दुर्गा जी विसर्जन, ठीक है। उसके बाद और जो कोई होता है, रथ यात्रा कर देते हैं, और वो मुहर्रम वाला यात्रा हो जाता है, कोई ताजिया निकाल देते हैं, नहीं निकालते ताजिया, एकदम ढोलक के साथ, तो इससे प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, अनुमति, ठीक है, अनुमति 25 दे रहा है, क्लियर है, अनुमति कौन दे रहा है, 25। मगर याद रखेगा, ये अनुच्छेद फिर से वही 25 1 25 2, अनुमति देने का ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट है, ये युक्ति निर्बंध इसमें भी है, इसमें भी पुलिस जो है आपके कदाचार, मिसबिहेव, लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस को समाप्त कर सकती है, क्लियर है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है ना। आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ोगे, समाप्त कर देगा, पुलिस करती है, इसको कौन समाप्त करता है, याद रखेगा, इसको कौन, राज्य सरकार करना जरूरत ही नहीं, कौन करेगा, पुलिस, कौन करेगा, तो पुलिस, याद रखेगा, किस बिहाफ पर करेगी, लोक व्यवस्था, लोक आपका स्वास्थ्य और कदाचार, ठीक है, कदाचार, ठीक है। तो ये 3 विभाग पे पुलिस इसको समाप्त कर सकती है, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट था, 25 को आप अच्छे से पढ़ें। 25 में आप धर्म को मान सकते हो, धर्म का परिवर्तन करा सकते हो, अपना प्रचार कर सकते हो, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक, बन जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 26 देखो तो, मिसबिहेव, आप ये जुलूस निकाले, रैली निकाले, बता रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल पूछ ही लिए तो वो सुनो। अभी देखो कैसे निकलता है, हनुमान जयंती पर निकला था रैली, ठीक है, अब रैली नहीं निकला, अब मान लीजिए मुस्लिम के मोहल्ले से निकला, अब पथराव हो गया, ठीक है, इधर से इन लोग पथराव कर दिए तो तुम लोग पथराव कर दिए, आप डीजे का साउंड उधर जानबूझ के तेज कर दिए, ठीक है, और अभद्र गाना बजाने लगे, ये कदाचार हुआ कि नहीं हुआ। आप अपना रैली निकाल रहे हो तो रैली निकालो ना, और आप लोग जो है तो आप शांति से रहो, तो ये दोनों में टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुलिस आई डंडा मारी, भागो यहाँ से भागो, कोई रैली नहीं होगा, समझ गए ना, ऐसी तो होता है। तो कदाचार, मिसबिहेव नहीं करना है, समाप्त कर देगी तुरंत ही। प्रचार था ना, देखो ना जी, प्रचार का स्वतंत्रता था कि नहीं,
तो जब भी अभी माहौल बिगड़ रहा है थोड़ा सा, देखो कुछ लोग बिगाड़ते हैं, तो कुछ लोगों ने बिगाड़ा। दिल्ली में कहीं केस बता दे रहे हैं, हुआ था, रैली निकला था, मुस्लिमों आपका क्या कहते हैं, मुस्लिम मोहल्ले से निकला, ठीक है, जानबूझ के ऐसा गाना बजाया गया, ठीक है, जिससे उनको आपत्ति हो, और जानबूझ के वो लोग भी पथराव किए, ठीक है, तो दोनों में क्लेश हुआ कि नहीं हुआ, कहता मिसबिहेव हुआ, पुलिस आई, डंडा मारी, रैली समाप्त। क्लियर? ऐसे होगा तो पुलिस समाप्त कर सकती है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मिसबिहेव अगर करोगे तो, ठीक है। आप अपने रैली निकालिए, जाइए, विसर्जन कीजिए। क्या 25, हाँ, आर्टिकल 25(2), 25 में ये पूरा अधिकार, ठीक है, ठीक है जी, समझ आया? हाँ, जुलूस शामिल तो हुए होगे ना? नहीं हुए? कभी नहीं नाचे? नाचे नाचे घुसी घर में थोड़े घुस गए हो, है ना? अगर घुस गए तो वो कदाचार। अच्छा देखो देखो जो लिखा है इसमें, यही समझना है। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है, जो लिखा है वही समझना है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध यानी अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य, देखो उसमें लोगों को था, एक अंतर है, सुनो तो, ये 25 में लोगों के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए, और इसमें संस्थान के लिए, किसके लिए है? संस्थान के लिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंध संस्थान, समिति, संघ को अधिकार है। किसको अधिकार है? संस्थान, समिति, संघ को अधिकार दिया गया। क्लियर है? ध्यान दीजिए, वो 25 जो था लोगों के लिए था, और ये क्या कहता है? यदि कोई समिति, यदि कोई समूह, यदि कोई संघ धार्मिक कार्यों का प्रबंध यानी मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता है। अगर आप गणेश जी बैठाना चाहते हो तो आप एक समिति बना लो, गणेश उत्सव समिति, ठीक है, या गजानन समिति, दुर्गा समिति, है ना, ये समिति बना लीजिए, और आप रोड के किनारे या ग्राउंड में या फिर कहीं भी आप परमिशन लेकर आप क्या करिए, क्या करना है? धार्मिक कार्य कर सकते हैं, मगर इंडिविजुअल को नहीं है। इंडिविजुअल मतलब आप अकेले नहीं कर सकते। किसको परमिशन है? तो या तो कोई संस्थान हो, या कोई समिति हो, या कोई संघ हो, ठीक है, यूनियन हो कोई, उसको अलाउ करते हैं। इसलिए देखना, जब कोई गणेश जी वैसे या दुर्गा जी रखते हैं तो समिति होता है, उसमें कोई अध्यक्ष होता है, कोई पैसा सचिव होता है, वो लोग चंदा जुटाते हैं ताकि डीजे वाला नहीं। बचपन में आप लोग ना पढ़ी चल लिए, बस बचपन में ना गणेश जी रखते थे, चंदा लेते थे ताकि डीजे का खर्चा निकल सके, ठीक है, और डीजे का खर्चा निकल सके ताकि नाच सके। ये पुरुष लोग ज्यादा समझेंगे इस, ठीक। तो ये सब समिति के माध्यम से होता है, इंडिविजुअल नहीं करते हैं। इसको अलाउ कौन करेगा? कौन करेगा? तो 26 करेगा। अगर धार्मिक कार्य में कोई मैनेजमेंट करना चाहते हो तो कौन करेगा? ये आपका संस्था समिति करेगी, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए अलाउ नहीं। क्लियर है? क्या परमिशन? अगर जहां आप करना चाहते हैं वहां पर, जो एरिया जिसके अंडर में आता है, ठीक है, नगर, जैसे इसी नगर निगम से परमिशन लेना, अगर किसी ग्राउंड में करना है, जैसे साइंस कॉलेज ग्राउंड में करना है आपको, तो नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, नगर निगम जो है ना अपना, उससे परमिशन, उसी के अंडर आएगा ये, ठीक है, तो इससे परमिशन लेना। मिला तो ठीक, मिलता ही है जनरली, नहीं मिला तो नहीं करोगे आप, ठीक। ये तो आप ये रखे मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप मैनेजमेंट करने को समझ रहे हो, पैसा भी मिलेगा, अब पैसा मिलेगा तो 27 आएगा, 27, ठीक है। क्या कहता है? सिंपल सा है, धार्मिक कार्यों के लिए कोई अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो टैक्स न देने का अधिकार। इसीलिए सबसे ज्यादा बाबा लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका वो जो धार्मिक से जुड़े होते हैं वो लोग इसमें मिलेंगे आप, ठीक। तो देखो तो क्या है, चलिए समझ लीजिए इसको भी। 25 में मैंने कहा सर कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हो इंडिविजुअल, साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप 26 में क्या कर सकते हो, धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकते हो। और जब मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत लोग श्रद्धालु होते हैं, पैसा वैसा चढ़ाते हैं ना, तो पैसा बहुत मिलता है, तो उस पैसे पे टैक्स लगेगा कि नहीं, मुद्दा ये है। तो याद रखिएगा, धार्मिक कार्यों में जो भी कलेक्शन होता है उस पर टैक्स न देने का अधिकार है, आप टैक्स न दीजिए, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, समझ लो, एक स्कोप हो सकता है आगे चल के, ठीक है, पढ़े लिखे हो तो साध्वी बन जाना जी, है कि नहीं महिला लोग,
और पुरुष लोग, ठीक, हाँ, मतलब ऑप्शन है एक तो, ठीक है। तो ऑप्शन सुनो, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों से समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। इसका मतलब यही हुआ, धार्मिक कार्यों के लिए क्या नहीं देना है, कर नहीं देना, टैक्स देने से छूट है, ठीक है। देखो अगर आप कोई रिलीजियस वर्क करते हैं तो उसमें टैक्स नहीं देंगे, ये चल जाएगा, ठीक है। मगर सुनो तो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, उसमें कुछ कलेक्शन होता है, उसमें टैक्स नहीं देते। जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ लेना, जो गुरुद्वारा होता है ना, गुरुद्वारा है ना, जैसे जानते हो ना सिखों का, उसमें टैक्स देते नहीं है। तो टैक्स नहीं देते हैं तो उन लोग का पैसा आता है, तो उन लोग अपना लंगर चलाते हैं। सुने हो लंगर? जो सिख समुदाय है उनका लंगर चलता है, देखो फ्री फोकट खिलाता है, एकदम मस्त खिलाते हैं ना। यहाँ तो चलो मैं नहीं जानता, मगर पंजाब में कितना, कई लोग तो खाना नहीं बनाते, आसपास जो रहते हैं वो लोग हमेशा वही लंगर में ही खाते हैं, डेली का खाना है, ठीक है। फ्री कहाँ से आता है पैसा? तो जो चढ़ावा आता है, टैक्स नहीं लगता, वो करवाते हैं। हम अगर सामान खरीदोगे ना, आटा खरीदोगे, उसमें तो टैक्स लगेगा ही, है ना, वो तो लगेगा ही, मगर उनको टैक्स नहीं देना है अलग से। मतलब जो इनकम टैक्स होता है ना, उससे वो छूट। नहीं समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? जैसे लंगर लगा, तो लंगर के जो पैसा आया तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मगर अगर आप अनाज खरीदोगे तो उसमें तो टैक्स लगेगा ना, तो वो तो नॉर्मल मार्केट रेट में आपको दुकान जैसे खरीदना है, ठीक है। मगर जो पैसा आपने कलेक्ट किया उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो कमाई पे टैक्स नहीं लगता है। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन में बताऊं, एक्सेप्शन की बात करें तो जो सरकार है ना, वो शुल्क या सुविधा शुल्क लगा सकती है, और उसी के नाम पे वसूल करती है। जो थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव है, और इसको दूर करने के लिए पिटीशन है, और इसके लिए मूवमेंट भी चल रहा है। अगर आप लोग करंट से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे, जो हिंदू धर्म है उसमें जो मंदिर वगैरह है, उस पे उसका जो कंट्रोल है वो सरकार करती है। तो सरकार करती है तो टैक्स का सवाल ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जैसे ये जो कोई धार्मिक है, दो समुदाय ले लेता हूँ। एक समुदाय क्या है, अन्य ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ कौन सा, हिंदू। तो इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी। और इसका मैनेजमेंट वो खुद करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं करेंगे। अब सुनो, स्वयं करेंगे तो इनको क्या करना है? टैक्स नहीं देना है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? सरकार। तो पूरे पैसे किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सरकार के पास। तो सरकार, इसीलिए मैंने कल बताया था आपको कि सरकार पंडितों वगैरह की सैलरी डिसाइड करती है, ठीक है। आप बड़े बड़े मंदिर जाओ तो सही, ठीक है, तब पता चले कैसे धक्का खाते हैं और कैसे वीआईपी पास होता है, ठीक है। 500 दो, फिर वीआईपी पास है, तुरंत दर्शन, नहीं तो दिन भर लाइन में लगे रहो। तो ये सारी सुविधाएं कौन दे रहा है? ठीक है, सरकार दे रही है। सुविधा बोल दो या सुविधा बोल दो, सरकार कंट्रोल में है ना। तो यह देखिए, सरकार जो है उनके पास पैसे जाते हैं। मगर याद रखिए, जो बड़े मंदिर में वो क्या बोलती है सरकार की, हम क्या करते हैं? सुविधा शुल्क लेते हैं। क्या लेते हैं? सुविधा शुल्क। वहां पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहां पर पंडितों की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां पर खाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या ले रहे हैं? टैक्स नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? शुल्क ले रहे हैं, शुल्क। और शुल्क लगाती है, ठीक है, शुल्क लगा सकती है, ट्रस्ट पे शुल्क लगाती है। तो इसका मैनेजमेंट जो है सरकार करती है। इसी के लिए आंदोलन चल रहा है कि इस पे हटाए, हमारा हटाओ जी। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये निजी है, सरकार का थोड़े है। मगर सरकार भी जानती है कि बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा है। त्रिपति बालाजी है ना मंदिर, वहां पर इतना पैसा आता है कि छत्तीसगढ़ को आराम से 2 साल तक बैठा खिला देगा, ठीक है, इतना पैसा आता है। ओके, बहुत सोना, बहुत पैसा ही चढ़ता है। मगर कंट्रोल किसका है? सरकार का है। जानती है बहुत पैसा, रेवेन्यू बहुत है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। बट ये धार्मिक स्वतंत्रता है, ये व्यक्तिगत मामला होता है, ठीक है। इसको व्यक्तिगत लोगों को देना चाहिए। सरकार के अगेंस्ट चल रहा है कार्रवाई, देखो क्या होता है। बाकी आप समझे, सरकार क्या लगाती है? सुविधा शुल्क लगाती है। मुद्दा ये है कि अगर धार्मिक कार्य अगर कर रहे हैं उसके लिए टैक्स नहीं देंगे। क्लियर है? कहां लिखा हुआ है? तो 27 बन जाएगा। सरकार क्या लगा सकती है? ज्यादा से ज्यादा शुल्क, ठीक है। सुविधा देने के लिए शुल्क लगा सकते हैं, टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दे दो, जैसे अजमेर में बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो वहां पर रोड बनाई, पानी दी, वहां पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, पैसा ले ली, ठीक है ना, ट्रस्ट से। तो वैसे कर सकते हैं, टैक्स नहीं लगी। क्लियर है? 28 देखो तो 28 देखिए, कुछ संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक। 28 यही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? धार्मिक शिक्षा, बस इतना याद रखिएगा। रिलीजियस एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा की बात की गई किसमें? 28 में। तो 28 में क्या क्या? एक आपका सरकारी, एक आपका अर्ध सरकारी,
निजी हो गया, ये एक होगा मदरसा। मत लिखिए, समझ लीजिए। पहले सबसे पहले सरकारी क्या है? धार्मिक शिक्षा सरकारी इंस्टीट्यूट्स में नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई भी सरकारी संस्थान जिसका पैसा सरकार देती है, ठीक है, वहां पर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप जैसे देखो, आप लोगों ने सरकारी कॉलेज में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो अभी चाहे स्कूल पढ़ रहे होगे तो स्कूल निकले होगे, तो सरकारी कॉलेज में पढ़े होगा तो वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही होगी, ठीक है। धार्मिक शिक्षा दी जाती थी क्या? नहीं ना। आपको ना तो आपको बाइबल पढ़ाया जाएगा, ना तो आपको गीता पढ़ाई जा रही होगी, ठीक है, जो कि हालांकि गीता आपका नेशनल बुक है तो पढ़ा भी जा सकती है आगे चल के, बट अभी तो नहीं पढ़ा रही है। और आपका ना तो कुरान पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सरकारी संस्थान में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला दी जाएगी क्या? नहीं, ठीक है। वहां पर लिख देता हूं धार्मिक शिक्षा। अर्ध सरकारी क्या होता है? अर्ध सरकारी मतलब होता है सरकार द्वारा वित्त पोषित, ठीक है। ऐसा देगा आपसे क्वेश्चन कि सरकार द्वारा वित्त पोषित। तो सरकार द्वारा वित्त पोषित मतलब सरकार उसमें कुछ पैसे देती है, निजी कहलाता है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट बोलता है ना अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट सुने होंगे। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हो सकता है, तो यहां पर भी नहीं दी जाएगी, जनरली नहीं दी जाती है। और दी जाएगी अगर दी गई तो कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? कंपलसरी। यहाँ पर नहीं दी जाएगी और दी गई तो कैसा नहीं होगा? कंपलसरी नहीं होगा। और निजी संस्थान जो सरकार से कोई पैसा वैसा नहीं लेती, जैसे देखो मैथ्स यूनिवर्सिटी हो गया, कलिंगा हो गया, सीवी रमन हो गया, ये तो निजी हो गया ना, निजी। तो यहाँ भी क्या होगा? दे सकते हैं, मगर ये भी क्या है? कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी मतलब बाध्य नहीं है, यहाँ भी बाध्य नहीं, ठीक है, बाध्य नहीं, यहाँ भी बाध्य नहीं, ठीक है। मगर याद रखिएगा, जो मदरसा होते हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, जो चर्च का जो गुरुद्वारा खुलता है ना, चर्च वाला, ठीक है, गिरजाघर हो गया, वहां पर अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वो आप लेने के लिए बाध्य, ठीक है, दी जा सकती है। और क्या करेंगे? देंगे और आप लेने के लिए बाध्य। तो याद रखिए, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 4 चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला सरकारी में तो नहीं देंगे, पहले बात। और सरकारी में देंगे तो नहीं लोगे, ठीक है, और पहली बात तो देंगे नहीं। और तीसरी बात देखो, निजी संस्थान में दे सकते हैं, आप चाहो तो लो, चाहे तो ना लो। जैसे मैं बताऊं आपको, सरस्वती शिशु मंदिर सुने होंगे आप लोगों ने। सरस्वती शिशु मंदिर में आपका जो धर्म की शिक्षा है कभी कभी दी जाती थी, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। वैसे एक स्कूल होता है जैसे सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर्स, ठीक है, होता है ना स्कूल ऐसे। तो स्कूलों में वो भी है, प्राइवेट है, वहां भी दी जाती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी क्रिश्चियनिटी वाली। वहां भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, धर्म की शिक्षा को। आप बोलो बस मेरे को पढ़ना है। मगर अगर कोई मदरसा है और मदरसा आप ज्वाइन किए, ठीक है, तो वहां पर तो दी जाएगी और आपको लेना ही पड़ेगा। वहां पर अन्य शिक्षा भी दी जाती है, मगर धर्म की शिक्षा यानी आपको पढ़ाया, कुरान पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखेगा, ये इस तरह से धार्मिक शिक्षा का प्रावधान किसमें है? 28 में, ठीक है। मोटा मोटी हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अधिकार जो है, ये जो मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट एक तो बचा है, कौन सा? आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक कोई समस्या, अगर कोई डाउट हो, ऑनलाइन में भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं लग रहा है तो यहाँ पर वो कर लेना जी, पूछ लेना, ठीक है। आप लोग का चैट बॉक्स ऑफ है ना, ठीक। आप लोग को अगर पूछना है